शुभ संध्या प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद, व्याख्याता हिंदी, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस डिजिटल युग में श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक ने आपके लिए डिजिटल शिक्षा हेतु ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। तो आप सभी इस ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर आनंद लें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा और कक्षा 12 के लिए आरबीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, जो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए उपयुक्त है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम 2 नंबर का एक टॉपिक आता है बोर्ड के अंतर्गत, जिसका नाम है भाषा, व्याकरण और लिपि। उसकी शुरुआत करेंगे। हिंदी एक भाषा है और अपन हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो ये भाषा क्या है, व्याकरण क्या है और लिपि क्या होती है, इन तीनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का अपना प्रकरण है भाषा, व्याकरण एवं लिपि। शुरुआत करते हैं पहले भाषा से। भाषा किसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थी, आप बहुत सारी भाषाओं के बारे में जानते होंगे। हिंदी भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, कई भाषाओं के नाम हैं। परंतु ये भाषा है क्या, किसे कहते हैं भाषा? देखिए, परिभाषा लिखी हुई है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। अर्थात विचारों तथा भावों के संप्रेषण का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अर्थात जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मेरे विचारों को समझ रहे हैं और आपके विचारों को मैं समझूं। ये आदान प्रदान जो विचारों का होता है, भावों का संप्रेषण यानी आदान प्रदान होता है, यही आदान प्रदान क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं और प्रोफेसर इकबाल की पंक्तियां हैं, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम उसी हिंदी भाषा को समृद्ध विकसित करने में अपना कुछ योगदान देते हैं। तो अपन उसी हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या होगी कि भाषा वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। अर्थात हम क्या कर सकते हैं? अपने विचारों या मन के भावों का संप्रेषण कर सकते हैं। ये संप्रेषण का माध्यम है ना, ये आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो ये इसकी सामान्य परिभाषा है। भाषा के 2 रूप हैं। कितने रूप माने जाते हैं? 2। पहला रूप कौन सा है? मौखिक और दूसरा रूप है लिखित। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको कह देता हूँ, ऐसे भाषा के 3 रूप थे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। परंतु आरबीएससी के अनुसार वर्तमान में 2 रूप गिने जा रहे हैं, मौखिक और लिखित। इसलिए अपन भाषा के 2 रूप पढ़ेंगे, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो क्या होती है मौखिक भाषा, क्या होती है लिखित भाषा? बताइए, जो मैं बोल रहा हूँ, केवल बोल के आपको समझा रहा हूँ, किस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ? मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। और आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो कौन सी भाषा का रूप है? लिखित भाषा का रूप है। तो देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? दे रखा है, साधारणतया बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। हम जो बोलचाल के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, जो मैं अपने मुखारविंद से जो शब्द बोल रहा हूँ, जो वाक्य बोल रहा हूँ, ये एक मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब उच्चरित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा या ध्वनि संकेतों द्वारा लिख करके अंकित किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और ये बोलने वाले जो ध्वनि संकेत है उनको किसी निश्चित चिन्हों द्वारा या ध्वनि संकेतों द्वारा मैं लिख कर प्रदर्शित कर दूं तो वो क्या बन जाएगी? कौन सी भाषा हो जाएगी? लिखित भाषा। देखिए, मैंने बोला कि राम गाँव जाता है, बोल के आपसे बात की, राम गाँव जाता है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया? मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया है। और ये का ये मैं वाक्य लिख देता हूं, राम गाँव जाता है। देखिए, मुंह से बोला वो था मेरा मौखिक, परंतु अब मैंने इसको लिख दिया है, ये कौन सा रूप हो गया? इसका लिखित रूप हो गया है, क्योंकि ध्वनि संकेतों द्वारा मैंने इसको लिख करके प्रदर्शित किया है। तो विद्यार्थियों, भाषा के 2 रूप गिने जाते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक में आम बोलचाल की भाषा,
साधारणतया बोलचाल की भाषा को ही मौखिक भाषा कहते हैं। और जो मौखिक भाषा अपन बोलते हैं उनको किसी निश्चित चिन्ह द्वारा, जिनको अपन वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, और ध्वनि संकेत होते हैं, उनके द्वारा लिख करके प्रदर्शित किया जाए तो वो लिखित भाषा का रूप बन जाता है। आगे बात करते हैं भाषा संबंधी। भाषा की इकाइयाँ किसे कहते हैं? भाषा की इकाइयाँ। देखो, भाषा की इकाइयों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। भाषा को कितने भागों में? इकाइयों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 ध्वनि, नंबर 2 वर्ण, 3 शब्द, नंबर 4 पद और नंबर 5 वाक्य। ध्वनि क्या है? सामान्य बात करते हैं जो मुंह से उच्चारित जो होती है स्वतंत्र आवाज, वो क्या होगी? ध्वनि। और इन्हीं ध्वनि को मैं लिखित रूप दे दूं तो क्या बन जाता है? वर्ण। और वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इन्हीं शब्दों को मैं वाक्य में प्रयुक्त कर दूं तो ये शब्द क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो चलिए एक एक पे बातचीत करते हैं भाषा की 5 इकाइयों के बारे में। नंबर 1 बात करते हैं ध्वनि की। ध्वनि की परिभाषा लिखी हुई है, हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वह ध्वनि कहलाती है। मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, जो वाणी निकल रही है, आवाज निकल रही है, वो क्या है? ध्वनि है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का प्रयोग होता है। और ध्वनि का प्रयोग केवल किस रूप में होता है? मौखिक भाषा के अंतर्गत ही इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ध्वनि को केवल बोलकर प्रकट किया जाता है। केवल लोग बोलते हैं, उस बोली को ही क्या कहा जाता है? ध्वनि कहलाता है। और इसका मौखिक रूप ही मान्य होता है। दूसरा इसका इकाई कौन सी है? वर्ण। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यदि प्रश्न आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यह परिभाषा में पूछा जा सकता है वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे क, देखो नीचे हलंत लगा हुआ है, च और ट आदि, ये ऐसे वर्ण हैं जिनके अपन टुकड़े नहीं कर सकते हैं। क जो लिखा हुआ है, इस क के सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। मैंने लिखा ऊ के अपन टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। आगे बढ़े, नंबर 3 पे है शब्द। देखिए, वर्ण थे वो लिखित रूप था, और वर्णों से किसका निर्माण होता है? शब्दों का। इसलिए शब्द की परिभाषा है वर्णों के सार्थक समूह को। कैसा समूह होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। सार्थक यानी उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों वर्णों को मिलाना है और शब्द का निर्माण करना है, परंतु शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलना जरूरी है। शब्द देखो मैंने बनाया क धन म धन ल, और शब्द बन गया कमल। यदि मैं ऐसा बना देता क प्लस ल प्लस म, शब्द क्या बन जाता? कलम। सार्थक शब्द बनता ये भी। परंतु यदि मैं शब्द ऐसे बना देता कि क ल प्लस म, और शब्द बन जाता ल क म, क्या ये कोई शब्द बन रहा है? इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये शब्द नहीं है। तो शब्द कौन से होते हैं? जिनको वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, उनका कोई न कोई अर्थ होना बहुत ही जरूरी है। आगे देखा पद। चौथा भेद इसका इकाई के अंतर्गत आता पद। वाक्य में प्रत्येक शब्द के व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। विभक्तियां कारकों के अंतर्गत चलती है, और साधारण भाषा में कहें तो यदि शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाए, शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाए तो वो शब्द क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। तो परिभाषा लिखिए वाक्य में प्रयुक्त शब्द। देखो यहां भी प्रयुक्त शब्द की बात करें कि व्यवहारिक रूप या विभक्ति युक्त शब्द, उसके साथ कोई न कोई विभक्ति, जैसे कर्ता के साथ ने आता है, कर्म के साथ को आता है, तो ये क्या उसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो विभक्ति चिन्ह युक्त शब्द आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। देखिए इसमें बात करें, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने
रावण को बाण से मारा। यहाँ देखो राम शब्द एक शब्द है राम, परंतु इसके साथ विभक्ति न लग दी, राम ने, ये क्या बन गया, एक पद बन गया। रावण अगर स्वतंत्र शब्द था तो एक शब्द था, परंतु वाक्य में प्रयुक्त हुआ, कर्म के रूप में को के साथ प्रयुक्त हुआ है, पद कहलाया। बाण से पद बन गया, और मारा यहाँ क्रिया, ये भी पद माना जाएगा। तो इसके अंतर्गत कुल कितने पद माने गए, 4 पद माने। और ये कह दूं कि इस वाक्य में शब्द कितने हैं, तो आप कितने कहोगे, राम ने रावण को बाण से मारा, 7 शब्दों की बात करेंगे, परंतु पद की बात करूं तो कितने होंगे, 4, क्योंकि विभक्ति चिन्ह होते हैं वो शब्द के साथ जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, पद का निर्माण करते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप या विभक्ति युक्त शब्द को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। यह पद अपन दूसरा प्रकरण जब पढ़ेंगे पद परिचय, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो पद के बारे में अपन को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। 5वां रूप है इसका वाक्य। शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने शब्द की बात की थी, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, और शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। यानी वाक्यों का निर्माण किससे होता है, शब्दों से, परंतु शब्द क्या होने चाहिए, एक तो होने चाहिए व्यवस्थित, दूसरे क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, यानी उन शब्दों का अर्थ निकले और व्यवस्थित क्रम में जमे हुए होने चाहिए। जैसे लिखा हुआ है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, जो 5 अक्षर दे रखे, पांचों का अर्थ निकल रहा है और एक क्रम में लिखा हुआ है। पहले कर्ता आ चुका है, फिर कर्म आ रखा है, अंत में क्रिया का प्रयोग हुआ है। यदि मैं उसकी जगह ऐसा लिख देता हूं, वह पढ़ रहा है पुस्तक, तो ये शुद्ध वाक्य की श्रेणी में नहीं आता और ये वाक्य के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। तो शब्दों का एक तो व्यवस्थित और सार्थक समूह होता है, वही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो विद्यार्थियों, भाषा की कितनी इकाइयां हो गई, 5। कौन कौन सी, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इन 5 की हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड के अंतर्गत इनमें से भी कोई भी परिभाषा है, कई बार 1-1 नंबर के 2 प्रश्न बने हैं, जिसमें बोली और भाषा में अंतर पूछा गया है, पद और वाक्य में अंतर पूछा गया है। तो अपन को इन सूक्ष्म थोड़ी बातों का पूरा ही ध्यान रखना है। तो ये थी एक भाषा की बात, जिसमें हमने भाषा की परिभाषा पढ़ी, भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा, लिखित पढ़ा, और इसके बाद इसकी 5 इकाइयों की बात हमने की है। भाषा से संबंधित एक शब्द और है, बोली। क्या है बोली, देखिए, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाते हैं। सीमित, देखो भाषा का जो रूप है ना, वो विस्तृत रूप है। जैसे मैं हिंदी भाषा की बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, तो इसका क्या है, विस्तृत रूप है। अब बोली होती है, उसका रूप कैसा होता है, संक्षिप्त होता है, ठीक है ना। बोली होती है, कहते हैं थोड़ी दूरी पर ही बोली का रूप बदल जाता है, परंतु भाषा का रूप क्या होता है, विस्तारित होता है, विस्तृत होता है। तो कई बार पूछा जा सकता है भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु बोली होती है, उसका बोलने का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को क्या कहा जाता है, बोली कहा जाता है। बोली भाषा की तुलना में कम विकसित होती है, भाषा होती है वो अधिक विकसित होती है। देखो साथ में अंतर भी पढ़ने को मिल रहा है, और जो बोली होती है वो कम विकसित होती है। तो किसका विस्तार अधिक हो गया, भाषा का विस्तार अधिक हो गया और बोली का विस्तार कम हो गया। अर्थात थोड़ी दूरी पर बोली का रूप बदल जाता है। आप हर थोड़ी दूर पे जाओगे, आपको अलग अलग बोलियां सुनने मिलेगी। आज अपने यहाँ राजस्थान की बात करते हैं, तो देखिए ये अपने मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ी बोली जाती है। यदि आप उदयपुर उस साइड में चले जाए तो आपको क्या मिल जाएगी, मेवाड़ में मेवाड़ी मिल जाएगी। मेवाड़ क्षेत्र में जाइए, मेवाती बोलने को मिलेगी। हाड़ौती क्षेत्र में जाइए, हाड़ौती बोली बोलने को मिलेगी। ये क्या क्षेत्र विशेष के आधार पर बदल जाती है। थोड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली क्या भाषा क्या कहलाती है, भाषा का रूप बोली कहलाता है, परंतु उसका विस्तार रूप है वो क्या है, भाषा है। तो बोली की क्या परिभाषा होगी, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहते हैं, और बोली भाषा की तुलना में कम विकसित होती है तथा थोड़ी दूरी पर बोली का रूप बदल जाता है। तो ये इसकी सामान्य परिभाषा होगी। इसके बाद करते हैं बोली की, हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों की बात करते हैं, और हिंदी की इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। कौन कौन से, देखिए, नंबर 1 पश्चिमी हिंदी। पश्चिम क्षेत्र में
की बात करेंगे, उस पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है उस संबंधी बात करेंगे। पूर्वी हिंदी, पूर्वी भारत के अंतर्गत जो पूर्वी हिंदी है उसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, मुख्य मुख्य बोलियों की बात करेंगे उसके अंतर्गत। बिहारी, बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। राजस्थानी, राजस्थानी की प्रमुख बोलियां कौन सी है। और पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों की जो अपने उत्तरी भाग हैं वहां पर बोला जाता है, उन पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। इस प्रकार हिंदी की प्रमुख बोलियों को 5 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। पश्चिम के अंदर ब्रज क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, ब्रज भाषा। वहां के आसपास के इलाकों में खड़ी बोली। हरियाणा के आसपास हरियाणवी, बुंदेलखंड में बुंदेली और कनौज और आसपास के क्षेत्र में कनौजी बोली बोली जाती है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 5 बोलियों के नाम दे रखे हैं। कौन कौन सी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी, ये इनकी 5 प्रमुख बोलियों के नाम हैं। पूर्वी हिंदी की बात करते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, अवध क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। बघेली और छत्तीसगढ़ के आसपास छत्तीसगढ़ी, ये 3 उस वहां की क्या है, प्रमुख बोलियां मानी गई हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। प्रिय विद्यार्थियों, अवधि में धी बड़ा है, यदि अवधि के अंदर में धी की मात्रा छोटी कर दूं तो अवधि समय को प्रदर्शित करता है, समय के बारे में बताता है। परंतु यहाँ अवधि एक बोली के रूप में ले रहे हैं, धी इसमें बड़ा है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आएगा, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी आएगा। नंबर 3 बात करते हैं बिहारी। बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है। भोजपुरी, आप फिल्में देखते होंगे, भोजपुरी फिल्में, भोजपुरी, मगही और मिथिला के आसपास बोली जाती है मैथिली। तो बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियों का उपयोग किया जाता है। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थानी भाषा में कितनी देखिए बोलियां हैं, मेवाती, मेवात क्षेत्र, अलवर और आसपास के क्षेत्र में। अपने जोधपुर और आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी, मालवा का क्षेत्र है उधर मालवी बोली जाती है। उदयपुर, चित्तौड़, मेवाड़ क्षेत्र है वहाँ मेवाड़ी बोली जाती है। तो ये प्रमुख 4 वहाँ की मानी जाती है। इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। और नंबर 5 बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र की। गढ़वाल के आसपास क्षेत्र व गढ़वाली, कुमायूं नामक स्थान है वह कुमायूनी, हिमालय के आसपास के क्षेत्र में हिमालयी बोली बोली जाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, हिंदी की बोलियों को अलग अलग 5 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। प्रिय विद्यार्थियों, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप इसका गहनता से अध्ययन करें और अपने शिक्षा में, अपने ज्ञान में 4 चांद लगाएं। आशा करता हूं कि आप उसे लाइक करेंगे और अपने विद्यार्थियों को, और जो विद्यार्थी मित्र हैं उनको भी आप प्रोत्साहित करेंगे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं अपन प्रमुख बोलियों के बाद में दूसरा प्रकरण लेते हैं व्याकरण। तो देखो हमने भाषा और बोली के बारे में अभी तक पढ़ा है। अब लेते हैं, देखो हिंदी अपन व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण क्या है, उस व्याकरण की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो परिभाषा देखिए, व्याकरण नियमों तथा सिद्धांतों का वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या लिखा है, व्याकरण क्या है, नियमों तथा सिद्धांतों का एक रूप है। व्याकरण के अंतर्गत क्या दे रखे हैं, नियम दे रखे हैं, सिद्धांत दे रखे हैं, और उन्हीं नियमों तथा सिद्धांतों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी भाषा को, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे दूसरी कोई भी भाषा हो, उसको शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और शुद्ध रूप से समझ सकते हैं। भाषा को लिखने, बोलने और समझने के लिए किसका ज्ञान जरूरी है, व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। व्याकरण के अंतर्गत नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान जरूरी है। तो क्या परिभाषा होगी व्याकरण की, कि व्याकरण नियमों तथा सिद्धांतों का वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है व्याकरण की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं इसके अलावा व्याकरण के अंगों की।
प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण के 4 अंग व्याकरण के 4 अंग है। अभी हमने भाषा की इकाइयों की बात की थी और उसमें 5 इकाइयां पड़ी थी। देखो 4 नाम तो आपको ये मिले थे, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इसके अलावा शुरुआत में पहले ही आपको मिला था नंबर 1 ध्वनि, जो उसका मौखिक रूप था। व्याकरण के अंतर्गत अपन लिखित रूपों की बात करेंगे और उसके कितने भेद हैं, 4 अंग माने जाते हैं। शुरुआत वर्ण विचार, नंबर 1 कौन सा है, वर्ण विचार। दूसरा कौन सा है, शब्द विचार। तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। देखिए विद्यार्थियों, भाषा की इकाई के अंतर्गत चारों की हमने विस्तार से बातचीत की है। वर्ण के बारे में बात की थी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और ये शब्द जब व्याकरण के अंतर्गत या फिर अपन बात करें वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त हो जाए, किसके साथ, विभक्ति चिन्हों के साथ, तो ये शब्द क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। और इन शब्दों का सार्थक समूह और व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। इन 4 अंगों पर ही पूरी व्याकरण टिकी हुई है। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से पदों का निर्माण और शब्दों के समूह से वाक्यों का निर्माण होता है। परंतु इसके अंदर भी अथाह भंडार है, ये 11 भंडार है। वर्ण को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। शब्द के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं। पद परिचय अपन अच्छे से पढ़ेंगे और वाक्यों के भी अलग अलग भाग होते हैं। तो इन सब के बारे में अपने अलग अलग टॉपिक, परंतु अपने ये जो टॉपिक है भाषा व्याकरण लिपि, इसके अंतर्गत ये सामान्य परिभाषा आपको लिखनी। यहाँ पे ये परिभाषा इसलिए नहीं लिखी गई है क्योंकि हमने जो भाषा की इकाइयाँ पढ़ी है वहाँ पर वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के बारे में विस्तार से लिखा जा चुका है। तो व्याकरण के कितने अंग माने गए हैं, 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो ये था अपना व्याकरण का टॉपिक। व्याकरण की परिभाषा को पढ़ा कि नियमों व सिद्धांतों का वह शास्त्र जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। और फिर बात की हमने उसके 4 अंगों की। कौन कौन से 4 अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। आगे बढ़ते हैं, लिपि। देखिए मैं बोल रहा हूँ, बोलने के लिए जब मैं लिखूंगा तो लिखने के लिए कुछ संकेतों की जरूरत होगी, ध्वनि संकेतों की, वही लिपि कहलाती है। तो लिपि क्या है, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, और अपन कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, उसकी विशेषताएं क्या है, इन सभी की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं परिभाषा की कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि की परिभाषा दे रखी है, भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को, भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। जो लिखा हुआ है, देखो आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो सारा लिपि के अंतर्गत आता है। तो भाषा के जो भी, देखो हमने 2 रूप पढ़े हैं, मौखिक और लिखित। तो जो लिखित ध्वनि संकेत है उन्हीं को क्या नाम दिया गया है, लिपि नाम दिया गया है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, हर भाषा की अलग अलग लिपि है। जैसे देखिए हिंदी भाषा की लिपि बात करें तो कौन सी है, देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो इसकी लिपि कौन सी है, रोमन लिपि। उर्दू भाषा की बात करें, फारसी लिपि। पंजाबी भाषा के अंतर्गत गुरुमुखी लिपि। तो इस प्रकार हर भाषा की अलग अलग लिपियां दी हुई होती है। तो भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। और मुख्यतः आपको हिंदी की याद रखना है, हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। देखिए विद्यार्थियों, देवनागरी जो लिपि वो केवल हिंदी भाषा के अलावा और भी अन्य भाषाओं में भी प्रयुक्त होती है ना। हिंदी की जननी किसको कहा गया है, संस्कृत को। संस्कृत की भी आप यदि लिपि की बात करें तो भी देवनागरी मिलेगी। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग कौन कौन सी भाषाओं में होता है, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में कौन सी लिपि का प्रयोग होता है, देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि ये सब भाषा है ना, उनका जो लिखित रूप है वो कौन सी लिपि के अंतर्गत माना गया है, देवनागरी लिपि के अंतर्गत माना गया है। और हम कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, हिंदी। और हिंदी की भी लिपि कौन सी है, देवनागरी।
तो देखिए इस देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो बात करते हैं देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं की कि देवनागरी जो लिपि है उसकी क्या विशेषता है, ऐसा क्या है कि इसमें जो नियम अपने जो सिद्धांत बने हुए हैं उसमें उसको लागू किया गया है। देखिए नंबर 1, यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाईं ओर का मतलब लेफ्ट से राइट की ओर, इस प्रकार चलते अपन लिखते हुए इधर इस तरफ से इस तरफ की ओर, तो ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। नंबर 1 विशेषता हमेशा, ठीक है ना। प्राचीन काल के बहुत सारे शिलालेख मिले हैं जिसमें इस प्रकार की लिपि का भी प्रयोग किया, इस प्रकार लिखा गया, वापस ऐसे गोमुद्रिका लिपि जिसे कहा जाता है। अगर आपको इतिहास पढ़ने का मौका मिले तो वह आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा। तो परंतु देवनागरी लिपि है वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। नंबर 2 विशेषता, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। जैसा मुंह से उच्चारण करेंगे वैसे लिखा जाएगा। बोला क तो कई लिखा जाएगा, कु तो कुई लिखा जाएगा, बोला च तो च लिखा जाएगा, और बोला स तो स लिखा जाएगा। जैसा उच्चारण वैसा लिखा जाएगा। तो उच्चारण के अनुरूप देवनागरी लिपि लिखी जाती है। नंबर 3, संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त है। जितने भी हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि के लिपि समूह हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। यदि स्वर और व्यंजन की बात करें तो हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, और व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। परंतु यदि पूर्ण रूप से वर्ण की बात करें, कुल वर्ण कितने हैं, तो 52 गिने जाते हैं, क्योंकि कुछ और इसके अंदर अयोग आ जाते हैं, उत्सिप्त वर्ण आते हैं, उस प्रकार करके 8 वर्ण और गिने जाते हैं और कुल कितने हो जाते हैं, 52 वर्ण होते हैं। तो ऐसे संपूर्ण लिपि समूह है उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन में। अब आप सोचते होंगे कि 11 स्वर है और व्यंजन 33 है, तो कुल वर्ण 52 कैसे हो गए। देखो 11 जो स्वर की बात की जा रही है उसके अंतर्गत अ से औ तक आते हैं। इसमें अंग और अह अनुस्वार और विसर्ग अलग रह जाते हैं, तो 2 वर्ण यहाँ एक्स्ट्रा ये होते हैं। इसके अलावा ड और ढ 2 उत्सिप्त व्यंजन होता है। ट ठ ड ढ में जो आते हैं ड ढ उनके नीचे बिंदु नहीं होता है, उनके नीचे बिंदु नहीं होता है। इस बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नुक्ता। तो देखिए 2 वर्ण ये हो गए, तो 2 और 2 4 बढ़ गए। इसके अलावा अपन 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 आप पढ़ते हैं जिनका 2 व्यंजनों से मिलकर निर्माण होता है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। इसलिए 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है, और 33 व्यंजन कहां से कहां तक है, क से लगाकर ह तक, क से ह तक। और इसके अलावा 8 ये अन्य मैंने आपको बताया, अंग अह जिसको क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है, जो न तो स्वर में गिने जाते हैं न व्यंजन। ड़ और ढ ये उत्सिप्त व्यंजन है, इनको बोलने के लिए जीभ अंदर मुड़ जाती है और फिर इसको बाहर फेंकना पड़ता है। ड और ड, ड ड, एक सिंपल होता है ड ड, ये ड ड, इस प्रकार बोले जाते हैं। और ये 4 जो व्यंजन है जो संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बना, श, त्र, ज्ञ और श्र, इस प्रकार कुल कितने वर्ण होते हैं, 52। तो तीसरी विशेषता क्या होगी, संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त होते हैं। चौथी विशेषता देखिए, एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है। देखिए कुल 5 वर्ग हैं, कुल वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग हैं। कौन कौन से, देखिए इसकी बात करते हैं अपन। यहाँ पर अपन क से म तक जो वर्ण होते हैं उसको 5 भागों में बांटा गया है। वो वर्ग है 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग बताए गए कुल। और क वर्ग में आता है क ख ग घ ण, च वर्ग में आता है च छ ज ज न, ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में आता है त थ द ध न, और प वर्ग में आता है प फ ब भ म। कुल कितने वर्ण आते हैं, 25 वर्ण आते हैं। तो 5 वर्णों का एक समूह जो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वर्ग हिंदी में कितने हो गए, 5।
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान एक वर्ग का एक स्थान। जैसे क वर्ग में जो 5 वर्ण है वो सब किससे बोला जाता है? कंठ से। क, ख, ग। यदि आप यहाँ कंठ पे हाथ दो तो यहाँ ज्यादा कंपन होता है, तो ये कंठीय वर्ण कहलाते हैं। जो च, तो इसको कंठीय वर्ण कहलाता है क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा है च, इसको बोलने के लिए कंठ से अपन बाहर आते हैं और जो अपना तालु भाग है ऊपर वाला, वहां पर ही अपनी जीभ टच करते हैं। च, च, ज, ज, न, ये कहलाते हैं तालव्य। ये तालु से बोले जाते हैं, ठीक ना। और जो बोलने के लिए दांतों को टच हो, कौन से? त, थ, द, ध, न। तो त, थ, द, न वाले किस में आते हैं? दंत्य में। दांत से बोले जाते हैं इसको दंत्य। और ओष्ठ से बोले जाते हैं प, फ, ब, ब, म। इनको बोलने के लिए ओष्ठ का प्रयोग है। तो पीछे कौन सा रहा है? ट। ट को बोलने के लिए ट वर्ग को मूर्धन्य, जो तालु भाग है और अपने दांत है उन दोनों के बीच का भाग, जहां अपन मसूड़े बोलते हैं दांत के थोड़े ऊपर, वही मुर्दा कहलाता है और वहां से मूर्धन्य बोला जाता है। ये मुर्दा शब्द कहलाता है। ट, ठ, ड, ड, न, यानी कि तालु और दांत के बीच का भाग है वो मूर्धन्य कहलाता है। इस प्रकार हिंदी के कुल कितने वर्ग माने जाते हैं? 5। और इन सभी का पूरे क वर्ग का एक ही उच्चारण स्थान है कंठ, च वर्ग का एक है तालु, ट वर्ग का एक है मुर्दा, त वर्ग का है दांत यानी जीभ दांतों पे टच होती है, और प वर्ग का है ओष्ठ, यानी प वर्ग का कोई भी वर्ण बोलने के लिए आपको ओठ खोलना पड़ेगा। यदि ओष्ठ नहीं खोलते तो बोला ही नहीं जाएगा। प, फ, ब, भ, म। त वर्ग में आपके 5वें वर्ण में, है ना, दांतों के टच करेगी जीभ। इस प्रकार ये 5 वर्ग। तो चौथी विशेषता क्या होगी? एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है। आगे बढ़े, नंबर 5वीं विशेषता शिरोरेखा का प्रयोग होता है। क्या होती है शिरोरेखा? वर्णों के ऊपर, शब्दों के ऊपर जो लाइन खींची जाती है उसको शिरोरेखा कहते हैं। शब्द लिख दिया मैंने देवनागरी, यदि इसके ऊपर मैं लाइन नहीं खींचता हूं तो ये अलग अलग वर्ण माने जाएंगे, परंतु यदि इसको ऊपर मैं शिरोरेखा खींच दूं तो ये एक किसका निर्माण करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको क्या कहा जाता है? शिरोरेखा कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि में शिरोरेखा कहा। और बताइए नीचे जो लाइन अंडरलाइन करते हैं उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अधोरेखा। क्या बोलते हैं? अधोरेखा बोला जाता है। तो हिंदी लिपि अपन देवनागरी लिपि के अंतर्गत बात करें तो शिरोरेखा का प्रयोग होता है। अगली विशेषताओं की बात करें, नंबर 6। छठी विशेषता है उच्चरित वर्ण ही लिखे जाते हैं। जैसा उच्चारण वैसे ही लिखे जाते हैं। तो जिस जैसा उच्चारण होगा वैसा ही होगा, और हर किसी का एक निर्धारित उच्चारण स्थान होता है। उच्चरित वर्ण निश्चित होते हैं। नंबर 7 बात करते हैं अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह है। अनुस्वार और अनुनासिक के लिए अलग अलग ध्वनि चिन्ह है। आप लिखते हैं, ठीक है ना। अनुनासिक का मतलब क्या होता है कि ऊपर चंद्र बिंदु, और अनुस्वार का मतलब है केवल बिंदु। दोनों के अंदर अंतर माना गया है। जैसे मैंने शब्द बोला चांद, तो ऊपर किसका प्रयोग होगा? चा के ऊपर चंद्र बिंदु का। और मैंने शब्द बोल दिया चंद्रमा, तो किसका प्रयोग हो गया? अनुस्वार का। तो इसके अंतर्गत अनुस्वार के लिए और अनुनासिक दोनों के लिए अलग अलग चिन्ह, ध्वनि चिन्ह दे रखे हैं। पृथक चिन्ह की व्यवस्था की गई। नंबर 8 विशेषता, इसमें स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। हर स्वर के लिए मात्रा का निर्धारण किया। अभी बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें, स्वर 11 हैं परंतु मात्राएं 10 ही हैं। स्वर कितने हैं? 11, परंतु मात्रा कितनी है? 10। बताइए कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती है? अ की। जो अ स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा होती है इस प्रकार, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार, बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार रहती है, छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार रहती है, बड़ा ऊ की मात्रा ये है, री की मात्रा इस प्रकार रहती है, ए की मात्रा एक मात्रा आती है ऊपर, आई की मात्रा में 2 आती है, ओ के अंतर्गत खड़ी पाई और 1 मात्रा, औ के अंतर्गत खड़ी पाई और 2 मात्रा। ये कुल
10 मात्राएं किसकी मानी जाती है? स्वरों की। और किसकी मात्रा नहीं होती है? अ की मात्रा नहीं होती है। तो स्वर कितने हैं? 11, मात्राएं कितनी? 10। तो हर स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। ऊ तो ऊ की आएगी ध्वनि। आप अंग्रेजी में पढ़ते हो, है ना, CUT, क्या पढ़ते हैं? कट। अब यू आने पर भी कट पढ़ रहे हैं, और PUT, यहाँ भी यू आया परंतु इसको पुट पढ़ते हैं। यहाँ अ की ध्वनि आ रही है और यहाँ ऊ की ध्वनि आ रही है। दोनों में अंतर है नहीं है, परंतु हिंदी में ऐसा नहीं है, सबकी निश्चित मात्राएं दी गई। नंबर 9, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। जो वर्णों का विभाजन किया ना, वो वैज्ञानिक तरीके से किया गया है, इसलिए हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषाओं की श्रेणी में गिना जाता है। और अंतिम 10वीं विशेषता है, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत है। अभी बात की ना, एक ध्वनि निकलेगी उसके लिए एक, कू बोलूंगा तो कू के लिए एक ही ध्वनि संकेत होगा, कू थोड़ा दबाव देके बोलूंगा दूसरा तो उसके लिए दूसरा होगा। तो एक ध्वनि संकेत के लिए एक ही, म के लिए एक ही, है ना। परंतु अंग्रेजी में सी का मतलब भी क निकलता है, के का मतलब भी के निकलता है, क निकलता है। तो देखिए अलग अलग दे रहा है, परंतु हिंदी में ऐसा नहीं, क के लिए एक ही ध्वनि संकेत का प्रयोग किया गया। तो ये थी अपने लिपि की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत 10 विशेषताओं को। प्रिय विद्यार्थियों, ये अपने एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था भाषा, व्याकरण और लिपि। आज इतना ही पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।